इत्तेफाक भी है कि अधिकतर जो बीजेपी को चंदा मिला है उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां काफी सारी। अब ये इत्तेफाक देखो, है। एक बात मैं आपको बता सकता हूं जी कि मैं 10 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम अवार्ड कर चुका हूं। वाटर रिसोर्स है, शिपिंग में, बाद में रोड सेक्टर में, रोपवे, केबल कार, टनल, एक्सप्रेस हाईवे, एक भी काम हमने ई टेंडर के बिना नहीं किया है। और मैं आपके सामने नम्रतापूर्वक आह्वान करता हूं कि एक भी आदमी ऐसा होगा, आपको कानून में भी बताएगा कोई काम के लिए हमको पैसे देने पड़ेंगे, तो मुझे आप बोलो, वो सजा मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूं। हम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री, टाइम बाउंड और क्वालिटी कमिटमेंट के साथ हमने सबसे काम किया है और किसी प्रकार की गलत काम हमने नहीं किया। अक्सर ये दिल्ली और मुंबई में इस बात की बहुत चर्चा होती है कि बीजेपी पार्टी तो अमीर है लेकिन नेता गरीब है, कांग्रेस के नेता तो अमीर है लेकिन पार्टी गरीब है। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? मुझे लगता है कि देखो, कौन व्यक्ति अपने जीवन में जी कितना धनवान है, ये उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है। पर मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि ईमानदारी से कोई आदमी अपने जीवन में उद्योग व्यवसाय से प्रगति करता है तो ये उसकी एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी कंपनी, उसकी टेक्नोलॉजी, ये उसकी स्ट्रेंथ है। और ऐसे एंटरप्रेन्योर देश में बढ़ेंगे तो देश का विकास होगा। और मुझे लगता है कल जाकर यही एंटरप्रेन्योर्स विदेशों में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमें ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करनी है जो रोजगार को निर्माण करने वाली है। और रोजगार निर्माण करना है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी, एंटरप्रेन्योरशिप लगेगी, टेक्नोलॉजी लगेगी। और इसके आधार पर अगर हम अलग अलग क्षेत्र में जाकर कोई काम करता है तो वो केवल वेल्थ क्रिएटर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी, इससे हमें क्या लेना देना है। लेकिन आपने जात धर्म की बात करी तो सीए को लेकर बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। सीए चुनाव से ऐन पहले क्यों लेकर आए? उसका नोटिफिकेशन बाद में भी लाया जा सकता था या पहले भी 3 साल पहले भी लाया जा सकता था। देखो, संविधान में बहुत सी बातें स्पष्ट है जी। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो हिंदू धर्म के है, बौद्ध धर्म के है, सिख धर्म के है या जैन धर्म के है, वो लोग अगर कहीं विदेश में जाएंगे जी तो उनको वहां से निकाल दिया तो उनको जाने का अधिकार वाला कोई देश नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको हमारा संविधान कहता है कि उनको नागरिकत्व हिंदुस्तान में कानूनी दिया जा सकता है। तो नेचुरली बहुत सी बातें संविधान में स्पष्ट है, उसी के आधार पर निर्णय हुआ है। जी, एक सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ। आपने सड़क के मामले में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, एक नहीं, एक दो नहीं, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। ऐसा कोई काम है जो बीते 10 साल में आप नहीं कर पाए और अब जब सत्ता में आएगी बीजेपी तो करना चाहेंगे? वो काम कौन सा है? देखिए, अभी तो रोड कंस्ट्रक्शन में हम 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं जी, और करीब 284 किलोमीटर हम 2 लाख करोड़ की टनल बना रहे हैं। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है हमारा, लगभग दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अब हमारे यहाँ हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी को चालू किया 260 जी। हम रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी की सोच ये है कि हम 100 साल जब पूरे करेंगे तो उस समय हमारी विजन क्या होगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ट्रांसपोर्ट जी। जैसे मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है, नया मुंबई में, तो मैंने बीपीटी के तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की है कि मुंबई के किसी भी दिशा से 17 मिनट्स में आप एयरपोर्ट जाएंगे। और नए एयरपोर्ट पर जेटी भी बनाई है जी। जैसे टैक्सी है, एयर टैक्सी है, वैसे वाटर टैक्सी बनाई। और ये वाटर टैक्सी से आप वसई विरार से लेकर तो नरीमन पॉइंट से लेकर आप केवल 17 मिनट्स के अंदर नए एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। आपको इटली में एक वेनिस करके शहर है जहां हम होटल में उतरकर पानी में ही अपना सामान रख के डायरेक्ट एयरपोर्ट पे उतरते हैं। तो उसी प्रकार की कल्पना है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एम्फीबियस सी प्लेन मैंने प्रयोग किया था कि पानी पे उतरा हवाई जहाज जी। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काफी बड़ा रिवोल्यूशन होगा। और विशेष रूप से इंडिजिनस फ्यूल के आधार पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे बड़ी बस है, तो मैं अभी बेंगलोर में स्टडी कर रहा था कि हमारे यहाँ बेंगलोर में हवा में चलने वाली डबल डेकर बस, उस प्रोजेक्ट को हम स्टडी कर रहे थे कि जो ऊपर के ऊपर चले, क्योंकि रोड बड़ा नहीं कर सकते।
तो अब नेचुरली मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 350 करोड़ आती है, और मैं जो टेक्नोलॉजी की बात करूँ 20 से 25 करोड़ रुपए आती है। तो नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अभी ये धौला कुआं से मानेसर तक बीच में ऊपर में पॉन्ड सिस्टम का भी हमने बीच में स्टडी किया था। तो ये नई नई जो टेक्नोलॉजी है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, वो भविष्य की टेक्नोलॉजी है, और उसके बारे में हमारे यहाँ कुछ अध्ययन भी हुआ। हम 670 रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहे हैं जी। पर मुझे अगर पूछोगे तो एक काम कौन सा करना चाहते हैं आप? मैं 2024 में एक काम इन सब में सबसे अच्छा कोई कर सका जी, तो 2014 में जब मैं मंत्री बना तो 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को खींचने का काम करता था। एक तो साइकिल रिक्शा था या जी। कंधे पे लेके आदमी धोने का काम का, बिहार में, बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में। मैंने मैकेनिज्म ड्रिवन ई रिक्शा लाया, और आज मुझे खुशी है कि 1 करोड़ लोग जिनका शोषण हो रहा था उनको मुक्ति मिली, और अब ई कार्ट और ई रिक्शा चला रहे, और उनको एक प्रकार से मानवीय शोषण से मुक्ति मिली। तो मैंने बहुत एक्सप्रेस हाईवे, टनल, रोड, ब्रिजेस बनाए, पर ये काम जो है ये मेरे लिए सबसे अच्छा है। आपके दिल के करीब है, लेकिन एक राउंड हमारे दिल के बड़ा करीब है, और ये फोटो राउंड है, और इसमें कुछ तस्वीरें आएंगी और आपको उसका रिएक्शन दे रहा है। और मुझे भी पता नहीं है फोटो कौन कौन सी लगाई है इन लोगों ने। पहली फोटो देख लेते हैं कौन सी आ रही है। आ गई है फोटो पहली, ये ममता जी की है, सर पे चोट लगी हुई है इनके। क्या कहना चाहते हैं आप? उनका एक्सीडेंट होगा इसलिए बैंडेज लगा होगा जी। अगली फोटो देख लेते हैं कौन सी आ रही है। इन दोनों का क्या होगा? एक तो मैं ना भविष्य जानता हूं ना कोई आप फ्यूचर भविष्य नहीं जानते। वो कहते हैं सब कुछ आप करवा रहे हैं, यानी ईडी करवा रही है, सरकार करा रही है। देखिए, ईडी अपना काम कर रही है जी, और वो अपना काम कर रहे हैं। हम अक्सर इस बात पे विश्वास रखते हैं कि हमारा भविष्य भगवान के हाथ में है। आपका नहीं, बिल्कुल भविष्य तो भगवान के हाथ में, लेकिन इनका भविष्य क्या है? मुझे मालूम नहीं। आपको मालूम मैं नहीं। भविष्य में इतना थोड़ी हूँ, ठीक जिसका है। क्या होगा मुझे क्या जी, पता। अगली तस्वीर देख लेते हैं कौन सी आ रही है। अब ये इंडिया अलायंस है मुंबई में, आपके घर में ये सब एक साथ आए थे। इनका भविष्य क्या दिख रहा है आपको? देखो, इनका भविष्य अच्छा है ही नहीं। नहीं है अच्छा। ये पूरी तरह इस चुनाव में इनकी पिटाई हो जाएगी, और हमें 400 पार जगह मिल जाएगी, और बेचारे उनमें से अनेक लोग फिर निवृत्त हो जाएंगे राजनीति से। जी, अब अगली तस्वीर जो है वो नेताओं की नहीं है, अब वो फिल्मी, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं, माया नगरी है, मुंबई है, तो कुछ फिल्मी कलाकारों की है। पूछते हैं आपसे कि आपके कौन पसंदीदा है। नेक्स्ट प्लीज। अब रणबीर कपूर पसंद है, रणबीर सिंह पसंद है, या विक्रांत मैसी पसंद है आपको? नहीं, मैं मेरी जनरेशन के हीरो को मुझे जो चॉइस है उसी में बोलना गडकरी। तीनों भी अच्छे हैं। एक तो पिक करिए। ज्यादा अभी अच्छा, लास्ट फिल्म किसकी देखी इन तीनों में से? और रणवीर की देखी थी मैंने। रणबीर की देखी। कौन सी? वो जो एनिमल। नाम नहीं, वो जो हमारे पेशवे के ऊपर जो थी ना, रणवीर। अच्छा, रणवीर बाजीराव मस्तानी। अच्छा, आपने भी पॉलिटिकल दिया इसका जवाब पूरी तरह से। अगला देख लेते हैं किसकी तस्वीर आ रही है। ये हीरोइंस की है। आप पसंद, मतलब आपको इनमें से किसकी फिल्म देखी? तापसी पन्नू है, आलिया भट्ट है, कियारा आडवाणी है। नहीं, इन तीनों के भी फिल्में मैंने नहीं देखी। नहीं देखी? तीनों टॉप हीरोइन है देश की। देखो, एक बात बताता हूं, ये जनरेशन के हीरो हीरोइन अलग अलग होते हैं जी। अब हमारे जनरेशन में हमको तो अमिताभ बच्चन, यही हमारा फेवरेट हीरो था। तो कॉलेज में किसका ट्रेंड फॉलो करते थे आप? कॉलेज में, जब कॉलेज में थे तो किसी का ट्रेंड फॉलो करते होंगे। अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन का फॉलो करते थे। मैंने एक बार उनको भी कहा कि मैंने जंजीर 3 बार देखा, आनंद 3-4 बार तो देखा। बेल बॉटम पैंट, लॉन्ग कॉलर सब डालते थे। वो फाइटिंग के पिक्चर पसंद आते थे उसे। चलिए, आप राजनीति की बेला में जा रहे हैं, यानी आप चुनाव के संघर्ष में जा रहे हैं। ये लोकतंत्र का, भारत के महान लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं नितिन जी, और न्यूज 18 भी बेबाकी के साथ इसकी कवरेज करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हर सवाल का अपने बेबाक अंदाज में जवाब देने के लिए जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए नितिन जी का। धन्यवाद, थैंक यू।